नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, रामबाण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि टेस्ट कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो भी बहुत ही खास रहने वाला है। इससे पहले कि 9 टेस्ट अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिए, उनको भी लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, सभी टेस्ट लगा लिए, तो आपके 37 में से 37 आने ही आने हैं, ठीक है। तो उनको भी जा करके जरूर देखिए, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारा सबसे पहला लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सामान्य हिंदी का हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट नंबर 10। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है उपसर्ग, ठीक है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अब, उप, अति या फिर अप। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। अप उपसर्ग लगा हुआ है मान में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपसर्ग दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और दोस्तों वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, जिससे कि जो भी थ्योरीज है कवर करते चलेंगे उसको आप लिखते रहना, ठीक है। साथ साथ लिखते जाइए, जो भी थ्योरी में करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन डिफाइन करने का होगा उसको डिफाइन जरूर करेंगे, ठीक है। तो कॉपी और पेंसिल लेके जरूर बैठिए, सारे क्वेश्चंस की थ्योरी लिखते जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, दुर्वस्था। दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। इसमें भी दोस्तों हमें उपसर्ग ही बताना है। दुर्वस्था, दुर्वस्था में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, दुष, दुर, अब या फिर दु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दुर, ठीक है। इसमें दोस्तों दुर उपसर्ग लगा हुआ है और दुर उपसर्ग लगा के क्या बनना है हमारा, दुर्वस्था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग दिया हुआ है, कौन सा है, परि, प्रे, परा या फिर आ। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, परा, ठीक है। पराजय, जय में दोस्तों क्या लग रहा है, परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इस तरीके से हमारा शब्द बनना है पराजय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं। रोजाना शाम को 8:30 बजे हिंदी की क्लास से जरूर जुड़िए। हिंदी के मॉक टेस्ट रोजाना आपको शाम को 8:30 बजे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ हम थ्योरी भी कवर करते चल रहे हैं, तो किसी भी नोट्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं से आप नोट्स खरीदिए, ठीक है दोस्तों। वीडियोस कर लीजिए, इसके साथ साथ हम जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको भी कराते चल रहा हूँ मैं कवर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे मॉक टेस्ट जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विगु समास का उदाहरण है। दोस्तों हमसे पूछा है समास का उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या फिर पीताम्बर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विगु समास पूछा है दोस्तों हमसे, द्विगु समास कौन सा दोस्तों, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है दोस्तों। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। द्विगु समास की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। द्विगु समास की परिभाषा, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है, उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। समास दोस्तों हमारे 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछले
वीडियो में ट्रिक भी बताई थी, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नवग्रह जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो दोस्तों इसमें पहला पद जो है हमारा कैसा है, संख्यावाचक है। ठीक है दोस्तों, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माता पिता में हमारा द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में हमारा दोस्तों अव्ययीभाव समास है। ठीक है दोस्तों, और पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में दोस्तों हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण नवग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी, खगोष्ठी या फिर गुरमुखी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी जो है दोस्तों ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो दोस्तों हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये भी आप नोट कर लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और दोस्तों लिपि हमारी देवनागरी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 343 में ये चीज़ वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, 5, 7 या फिर 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो दोस्तों 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों पहला है हमारा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और दोस्तों निजवाचक। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, आकाश पाताल के बीच में लगने वाला ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं। ये जो डैश वाला चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, अल्पविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो दोस्तों आकाश पाताल ये जो हमारा डैश का चिन्ह है इसको दोस्तों हम योजक चिन्ह बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। दोस्तों नई जो शब्द है ये क्या है, ठीक है, हमसे पूछा गया है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है दोस्तों, क्या है, विशेषण है, नई विशेषता बता रहा है साड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों इसमें हमसे प्रत्यय पूछा है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ओड़ा, अक्कड़, आक या फिर ऊ। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों घुमक्कड़ में अक्कड़ जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है घुमक्कड़ में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय के सहयोग से हमारा घुमक्कड़ शब्द बना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय हमारे शब्द के प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, वही हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पूछा है हमसे। दोस्तों तत्सम शब्द कौन से होते हैं, दोस्तों संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, उनका रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में यूज़ करते हैं, बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वे हमारे तद्भव होते हैं। संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों बिना रूप परिवर्तित किए उनको हम हिंदी में उपयोग करते हैं, वही हमारे तत्सम होते हैं। तो हमसे पूछा गया है तत्सम शब्द का चयन करना है, आम्र, दूध, शहीद या फिर खिड़की।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, इस बार वर्दी पक्की खाकी लेकर ही रहेंगे, इस तरीके से तैयारी करते चलेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। और दोस्तों प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए। ठीक है, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल तैयार करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा आम्र। ठीक है, आम्र जो है ये दोस्तों हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, कैसा है? तत्सम। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ हमसे दोस्तों तद्भव पूछा है। ठीक है, तद्भव की परिभाषा मैंने आपको बताई, संस्कृत के वे शब्द जिनका हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में लेके आए हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वही हमारे क्या हैं? तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, वैंक, अमीर, अग्नि या फिर मुहु, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तत्सम शब्द का चयन करना है हमें, कौन सा शब्द सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर तद्भव शब्द की बात करें हम, तो दोस्तों मुहु जो है ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं है याद रखिए। दिनकर, रवि, अंशुमाला या फिर यामिनी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यामिनी। ठीक है दोस्तों, यामिनी जो होता है ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रात का पर्यायवाची होता है यामिनी। ठीक है, दिनकर, रवि, अंशुमाली ये दोस्तों आपके किसके हैं? सूर्य के तीनों ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, हमसे पूछा है नहीं है, तो यामिनी जो है रात का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, मनोरथ संधि विकसित होगा। मनोरथ का संधि विकसित होगा। दोस्तों यहाँ टाइप में थोड़ी मिस्टेक है, मनोरथ का संधि विकसित करना है हमको दोस्तों। मन धन रथ, मन धन ओरथ, मनो धन रथ या फिर मन धन रथ, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? मनोरथ का सही संधि विकसित क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनोरथ का जो संधि विकसित होगा वो दोस्तों मनः धन रथ होगा। ठीक है, सही, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? स्वर संधि का, गुण संधि का, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ संधि का, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? विद्यार्थी उदाहरण है, स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि का। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है हमारा विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विद्या, अगर हम इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी। तो दोस्तों इसका बड़ा आ और दोस्तों छोटा आ दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी चैप्टर में से आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आपको वर्णमाला हो, हिंदी साहित्य हो, आपकी कविताएं वगैरह, लेखक वगैरह है ना, आपका विलोम शब्द हो, आपका दोस्तों कारक हो, सभी से आपको समास हो, संधि हो, सभी चैप्टरों से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही अच्छा और कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है, तो ज़रूर लगाइए। ठीक है, पूरा ज़रूर वॉच कीजिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब छत से दोस्तों अलग हो गई, अलगाव हो रहा है। ठीक है, जहाँ अलगाव होता है, जहाँ पर दूर होती है चीज़ें, तो उनको हम अपादान कारक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अपादान कारक का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब छत से अलग हो गई, जहाँ पर दोस्तों अलग होने का बोध हो वहीं हमारा अपादान कारक होता है, ये चीज़ आप
नोट डाउन कर लीजिए, याद कीजिए। ठीक है, अपादान कारक कब होता है? जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती हो। ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, इनमें चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों हमें। सुषमा, सुषमा, सुषमा या फिर सुषमा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुषमा को हम किस तरीके से लिखेंगे, कौन सा शब्द सही हो जाएगा? तो दोस्तों सुषमा जो लिखा जाता है वो ये ऐसे करके लिखा जाता है, सुषमा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, इंद्रियों को जानने वाले के लिए एक शब्द है। दोस्तों हमारा ये वाक्य है इंद्रियों को जानने वाला, इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। ठीक है, दर्शनी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंद्रियों को जानने वाला, इसके लिए दोस्तों हमें एक शब्द चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्रिय, इसको बोलेंगे हम जितेंद्रिय। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमसे दोस्तों पुल्लिंग पूछा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द पूछा है, नदी, पानी, इलायची या फिर प्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी। पानी जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। नदी हमारा स्त्रीलिंग है, इलायची ये भी आपका स्त्रीलिंग है, और दोस्तों प्यास स्त्रीलिंग है। जब हम इन शब्दों को बोलेंगे तो हमें लिंग का बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसे नदी, नदी बह रही है तो कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, इलायची, इलायची है ना, इलायची खाई तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास लग रही है ना, सभी जो है स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, पानी, पानी पिया तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना हो तो आप लोग बोल के देख लीजिए, उसको पता चल जाएगा कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, वाचाल कहते हैं। वाचाल दोस्तों किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो या फिर जो चुप रहता हो। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वाचाल दोस्तों किससे कहते हैं? तो दोस्तों वाचाल जो कहते हैं हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं जो बहुत बोलता हो, बहुत वाचाल है ना, बोल देते हैं ना बहुत वाचाल है, तो वाचाल कहते हैं किसको? जो बहुत बोलता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है दोस्तों, क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो दोस्तों धीरे धीरे जो होता है हमारा, ये क्या होता है? ये दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? क्रिया विशेषण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, दोस्तों क्रिया जो है इसमें क्या है? चलना। ठीक है दोस्तों, चलता है कैसे? धीरे धीरे, है ना। तो क्रिया की भी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है हमारी? वे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, कबीरदास की भाषा थी। दोस्तों कबीरदास जो थे उनकी भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास की भाषा थी दोस्तों, तो दोस्तों कबीरदास की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारी पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रयुक्त पंक्ति के दोस्तों रचयिता पूछा है हमसे, अज्ञ, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या फिर जयशंकर प्रसाद। बताइए ये जो पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किन की पंक्ति है दोस्तों?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। ये जो पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है दोस्तों, और ये किस रचना से लिया गई है पंक्ति? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये यशोधरा रचना से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों अदर जो रचनाएं हैं उनको भी आप याद रखिए। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई पूछी जा सकती है, तो आप लोग इनको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये पंक्ति किसकी है? कबीर, जायसी, मीरा या फिर रसखान? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो दोस्तों ये कबीरदास की पंक्ति है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, दोहे से, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं दोस्तों। तोड़ती पत्थर जो कविता है इसके दोस्तों कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तोड़ती पत्थर कविता जो है इसके दोस्तों कवि पूछे गए हैं हमसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है तोड़ती पत्थर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार दोस्तों कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या फिर राज्ञ राघव? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हार की जीत कहानी जो है वो किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों ये सुदर्शन की है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुदर्शन की दोस्तों और भी कहानियां हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता और आपकी कल्प मंजरी और दोस्तों पनघट। ठीक है, ये आप कवि की स्त्री, ये भी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हार की जीत किसकी कहानी है? ये दोस्तों सुदर्शन की है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी का जो आदि कवि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू या फिर पुष्पदत्त? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये स्वयंभू को कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर दोस्तों अलंकार पूछा गया है हमसे। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में दोस्तों कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ऐसा अलंकार जिसमें दोस्तों व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब व्यंजन जो वर्ण होते हैं हमारे बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें दोस्तों ता जो है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो इसमें दोस्तों तय जो है हमारा ये बार बार रिपीट हो रहा है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, ये इसकी पहचान है अनुप्रास अलंकार की। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। डींग हाँकना का अर्थ है? डींग हाँकना ये दोस्तों मुहावरा है हमारा, डींग हाँकना, सेखी मारना, बुराई करना, निंदा करना या फिर हंसी उड़ाना? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों डींग हाँकना इसका जो अर्थ हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा सेखी मारना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29। नाच ना जाने, और दोस्तों ये खाली जगह दिया है, हमें इसको भरना है। नाच ना जाने खाली जगह टेढ़ा, क्या आएगा इसमें? कमरा,
गाना, कमर या फिर आंगन। तो दोस्तों बहुत ईजी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों इसमें आंगन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, खाली जगह से वाक्य पूर्ति करने के लिए आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर पूछा है हमसे दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? ई, अ, उ या फिर ओ? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जो है हमारा ये मध्य स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर जीभ का जो मध्य भाग होता है, इसमें दोस्तों उसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वही चलता है। जब इसको हम बोलेंगे तो ऐसा स्वर है ये, इसको हम हमारे जो जीभ का जो मध्य भाग होता है उससे बोला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, प्रयास अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। 8:30 बजे हिंदी की क्लास से जरूर जुड़ें। रोजाना एक टेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का मेरा पूरा लक्ष्य रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टेस्ट के साथ। और दोस्तों जीके की क्लास हमारी 11 बजे आती है, उससे आप जरूर जुड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, आपके लिए जरूर हेल्प मिलेंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके का सार करा दूंगा, पूरा खत्म करा दूंगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए 11 बजे की क्लास से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।